आज भी मैं कह रहा हूँ कि खोखले थे, इसलिए कि पैकेज जो होता है वो रूटीन डेवलपमेंट का पार्ट नहीं होता है। पैकेज उसको कहते हैं स्पेशल पैकेज। यानी रूटीन जो हमारा शेयर है वो मेहरबानी उनकी नहीं है, स्टेट का हिस्सा है। हमारे जो केंद्र से राशि मिलती है वो हमारा हिस्सा मिलता है। स्पेशल पैकेज का मतलब ये हुआ कि उन रूटीन असिस्टेंस के ऊपर कोई अगर मदद कर रहा है तब हुआ वो स्पेशल पैकेज। और हर तरह से बिहार को उस काल में जबकि पूरे देश में दंगा फसाद का अंधेरा छाया हुआ था, लालू प्रसाद वाज द ओनली लीडर जिसने बहुत मजबूत मतलब हो कर के इस राज्य को संभाला और उस दंगा फसाद के माहौल से निकाला। एमआईएम का सवाल है, राजनीति में तो सारी पार्टियां आती हैं, स्वाभाविक है एमआईएम भी हैदराबाद से चल कर के यहाँ आई है। अब यहाँ की जनता हैदराबाद के आह्वान को नहीं मांगती है, इसलिए कि यहाँ की जनता, यहाँ के अल्पसंख्यक इस बात को देख रहे हैं कि इससे किसको फ़ायदा पहुँचने वाला है। उनके किसी भी अभियान का, किसी भी प्रयास का सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचा। नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मंच सज चुके हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर इसी के साथ शुरू हो गया है। नेता जो है जनता के बीच तमाम तरह के दावे कर रहे हैं। इन दावों प्रतिदावों को जनता अपनी कसौटी पर खरी कस रही है और इन्हीं दावों प्रतिदावों के बारे में हम जानने के लिए आए हैं आरजेडी के वरिष्ठ नेता तनवीर हसन जी के पास, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। रेड नेटवर्क में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद। सर, ये बताएं कि कल पहला एक्चुअल रैली हुआ बीजेपी का और जेपी नड्डा जी ने तमाम तरह के दावे किए, कह रहे थे कि जो लोग 1.25 लाख करोड़ के जो पैकेज थे पीएम का, उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसी पैकेज से बिहार का विकास हो रहा है। तो आप कैसे देखते हैं? आप लोगों ने हमेशा उसका कहा कि मतलब खोखले वादे थे। वादे तो आज भी मैं कह रहा हूँ कि खोखले थे, इसलिए कि पैकेज जो होता है वो रूटीन डेवलपमेंट का पार्ट नहीं होता है। पैकेज उसको कहते हैं स्पेशल पैकेज। यानी रूटीन जो हमारा शेयर है वो मेहरबानी उनकी नहीं है, स्टेट का हिस्सा है। हमारे जो केंद्र से राशि मिलती है वो हमारा हिस्सा मिलता है। स्पेशल पैकेज का मतलब ये हुआ कि उन रूटीन असिस्टेंस के ऊपर कोई अगर मदद कर रहा है तब हुआ वो स्पेशल पैकेज। इसलिए जेपी नड्डा को ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि स्पेशल पैकेज इज स्पेशल पैकेज, नॉट रूटीन हेल्प। कि हमारे यहाँ के बजट पर का जो खर्च हो रहा है वो स्पेशल पैकेज से खर्च हो रहा है, ये किसी मूर्ख को ही समझा सकते हैं। बिहार की जनता इतनी मूर्ख नहीं है। ये बताएं कि नीतीश जी के 7 निश्चय जो योजना थी, जो आप लोग के साथ जब उन्होंने चुनाव लड़ा था पिछली बार तो उन्होंने किया था, अब नीतीश जी की 7 निश्चय पार्ट 2 आ गई है और वे कह रहे हैं कि युवा शक्ति, महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा और कई तरह के 7 निश्चय में उन्होंने लोक लुभावन दावे कर रहे हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं? उनके तमाम, चाहे भाजपा के कोई नेता हों या जदयू के कोई नेता हों, उनके तमाम वादे खोखले ही साबित हुए हैं। और जो 7 निश्चय का कार्यक्रम पिछली बार बना था वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ बना था और राष्ट्रीय जनता दल ही ग्रामीण आधार के विकास का एक वाहक है। और राष्ट्रीय जनता दल ने इस बात को एम्फसाइज किया था कि हम गांव तक सुविधाओं को कैसे पहुंचाएं जो शहरों में उपलब्ध है, और इसलिए उसको वो अपना प्रोग्राम नहीं बता सकते हैं। वो तो 7 निश्चय प्रोग्राम राष्ट्रीय जनता दल के साथ जब वो थे और महागठबंधन के पार्ट थे तब था बना। अब जो दूसरा पार्ट चला है तो उसका सारा बिंदु आप देख लीजिए कि महिला सुरक्षा कहाँ तक गारंटेड है उनके कार्यकाल में। आप जान रहे हैं कि महिला, ये जो बालिका गृह
मुजफ्फरपुर की घटना सारे इंटरनेशनल मीडिया में छाई रही और उस घटना से बिहार को बहुत शर्मसार होना पड़ा। मैं समझता हूं कि वो ये दावे भी उनके गलत हैं कि महिला सुरक्षा, रोज़गार गारंटी, इतने युवा आज बेरोज़गार हैं और उनके यहाँ कोई रोज़गार की व्यवस्था नहीं है। पलायन जो कर गए थे लोग सब कोविड में लौटे थे, इन्होंने रास्ता बंद कर दिया, कहा कि हम आने नहीं देंगे बिहार में। ये कौन से जनहितैषी कार्यक्रम को कर रहे हैं ये पहले बताइए। तो ये सब जन विरोधी सरकार है जिसके सारे वादे जन विरोधी हैं और वादे झूठे हैं। जैसे एजुकेशन लोन के लिए जो क्रेडिट कार्ड मुहैया कराया गया बिहार के स्टूडेंट्स को 3 लाख रुपया, उसी तरह से 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत जो नीतीश जी हैं वो कह रहे हैं कि हम रोज़गार के लिए, स्वरोजगार के लिए 7 लाख का लोन देंगे, उस पर 7% का कैशबैक होगा, जो ब्याज होगा उस पर। तो क्या ये सब जो दावे हैं ये सब आपको खोखले लग रहे हैं? बिल्कुल, ये खोखले और चुनावी दावे हैं। उनके क्रेडिट योजना की जो हश्र हुआ वो आप सबको मालूम है, पहले भी प्रसारित हो चुके हैं कि लड़के घूमते रहे, उनका क्रेडिट कैश ही नहीं हुआ कहीं पर से और उनको जो लोन मिलता था पहले वो लोन बंद हो गया। इन्होंने क्रेडिट लोन का कहा कि हम देंगे, कार्ड पर देंगे, लेकिन वो भी इनका फेल्योर रहा। सारे लड़के समझिए कि त्राहिमाम करते रहे, लेकिन इन्होंने कोई मदद नहीं पहुंचाई। इसलिए सारा ये चुनावी वादा है और इस चुनाव में ही अक्सर करते हैं वो। आप लोग पे आरोप लग रहा है कि आप लोग ने जो है कांग्रेस के दबाव में आ गए इस बार और 70 सीट दे दिए। दूसरी बात कि आप लोग अपने महागठबंधन के साथियों को समेट नहीं पाए और महागठबंधन बिखर गया। देखिए, हम लोग का शुरू से महागठबंधन के प्रति कमिटमेंट था। महागठबंधन हमने लोकसभा में भी किया था, आपको मालूम है, और वो सारे पार्टनर जो अभी लास्ट आवर में बारी बारी से खिसके हैं वो किसी न किसी साजिश की योजना के तहत खिसके हैं और पिछली बार अपने वोट को ट्रांसफ़र कराने में असफल हुए हैं। तो इस वजह से भी वो खिसक गए कि हम तो वोट ट्रांसफ़र नहीं करा पा रहे हैं। तो सीटों की जो संख्या का मोल जोल कर रहे थे वो लोग, वो सब यहाँ से खिसके हैं। ऐसे में ये खिसकना नहीं हुआ। हमारा जनाधार है, सबसे बड़ी पार्टी हम हैं, सबसे बड़ी सीट पर हम लड़ रहे हैं। अब रहा कांग्रेस का सवाल, रह गया वाम पंथियों का सवाल, उसकी जो हैसियत है उस हिसाब से वो लोग तैयार हो गए सीट को एडजस्ट करने में। तो हमारा कांग्रेस, वामपंथ और राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन हुआ है और कांग्रेस को सीट हमने दिया है। राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी के साथ बहुत सारे उसके अपने भी रिक्वायरमेंट होते हैं और ये जब पारस्परिक सौहार्द पर हमारा गठबंधन बना है तो सीटों पर हम झगड़ा नहीं करते। ये बताएं सर कि जिस तरह से नीतीश जी को बिहार की राजनीति के चाणक्य कहा जाता है और कहा जाता है कि उन्होंने साम दाम दंड भेद तमाम जो नीति होती है राजनीति की उसको अप्लाई करके उन्होंने 15 साल तक शासन किया। अब फिर एक बार वो सीएम फेस के चेहरे हैं, आपकी तरफ से तेजस्वी यादव चेहरे हैं। क्या लगता है कि तेजस्वी यादव नीतीश जी को पछाड़ पाएंगे? देखिए, उनके चाणक्य नीति का तो पर्दाफाश हो गया है। वो इसलिए हो गया कि उसी गठबंधन में लोजपा भी है, लोक जनशक्ति पार्टी। वही इस बात को खोल रही है कि नीतीश जी के क्या कार्यकलाप रहे हैं, क्या उनके गठबंधन के साथी संतुष्ट रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि जिस गठबंधन में वो हैं और उस गठबंधन के पार्टनर उनसे खुश नहीं हैं और वो बयानबाजियों का एक सिलसिला चल रहा है। तो इसलिए उनकी चाणक्य नीति का भी अब अंत हो रहा है। इसलिए अभी के चुनाव में खुद वो उनके घर में भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी और ये जदयू, इन तमाम के बीच के नीचे ग्रास रूट पर जो कार्यकर्ता हैं उनमें बिल्कुल अविश्वास, पारस्परिक रिश्तों का विश्वास हो गया है। इसलिए उनका गठबंधन बुरी तरह फ्लॉप कर जाएगा।
राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन में कोई इस तरह का इनर कन्फ्लिक्ट नहीं है। हम लोग सॉलिड आधार पर, सॉलिड बेस पर एकत्र हुए हैं और तेजस्वी प्रसाद यादव को अपना नेता और बिहार का भावी मुख्यमंत्री के रूप में हमारी तमाम घटक दल जितना भी गठबंधन में है सबने स्वीकार किया है। इसलिए मुकाबला बहुत रोचक रहेगा, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव का एज हमेशा रहेगा। उधर तेजस्वी यादव को चिराग पासवान जी जो है अपनी भाई कह रहे हैं और वो अलग चिराग जला रहे हैं बीजेपी जेडीयू से, तो क्या लगता है कि इसका फ़ायदा आरजेडी को मिलेगा? देखिए, हर रिश्ते नफ़ा नुकसान पर नहीं होते हैं और पहले भी जो व्यक्तिगत रिश्ते रहे हैं रामविलास जी से बहुत कटु नहीं रहे हैं। और तेजस्वी और चिराग हम उम्र भी हैं, उनका स्वाभाविक है एक दूसरे के प्रति आकर्षण, इसलिए वो सब है। इससे इसके राजनीतिक माने नहीं निकाले जा सकते हैं। तेजस्वी यादव यानी कि आरजेडी ने ये घोषणा किया कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, लेकिन जो लोग नौकरी कर रहे हैं जिन्हें पेंशन नहीं मिलता, तो एक बड़े पार्ट को आप लोग ने छोड़ दिया। नहीं लगता कि अगर आप लोग ये कहते कि जिन्हें पेंशन नहीं मिलता है हम सत्ता में आएंगे तो उनके लिए भी कुछ करेंगे, उनके भविष्य के लिए भी कुछ करेंगे, क्या लगता है कि अगर आप लोग ऐसा करते तो नहीं लगता कि मतलब तस्वीर कुछ और बदल जाती? देखिए, बात वो नहीं है, बात यह है कि समस्या पहले बेरोजगारी की है और नौजवान इससे बुरी तरह प्रभावित हैं। तो हमारे इलेक्शन का जो फर्स्ट मैनिफेस्टो का फर्स्ट पार्ट है वो बिहार को बेरोजगारी से मुक्त कराना है और हम उन नौकरियों में जो सरकारी क्षेत्र में वैकेंसियां हैं जिसको नीतीश कुमार जी भर नहीं सके, परीक्षा हुई, रिजल्ट का ठिकाना नहीं, रिजल्ट हुआ, ज्वाइनिंग का ठिकाना नहीं, रिजल्ट हुआ, एक मुकदमा भी साथ साथ होता है कि अब रिजल्ट हो, फिर मुकदमा होता है कि ज्वाइनिंग हो, यानी नौजवान बेरोजगार नौजवानों की दुर्गति पूरे इनके कार्यकाल में हो गई है। तेजस्वी एक उम्मीद की किरण है, उन्होंने कहा है कि हम 10 लाख नौजवानों को अपने फर्स्ट कैबिनेट से जितनी नौकरियां खाली हैं यहाँ सरकारी क्षेत्र में, जितनी वैकेंसी है जो भरी नहीं जा रही है और जानबूझ करके उसको छोड़ा गया है, हम ऐसी नौकरियों को भर देंगे। लेकिन पेंशन का सवाल आप उठा रहे हैं, ये तो सरकार के वर्क कल्चर का एक नमूना है कि ये तो रूटीन वर्क है सरकार का कि जो आदमी नौकरी कर चुका उसके पेंशन का अलग कोई एजेंडा नहीं है। पेंशन तो उसको मिलना चाहिए अगर सुशासन है, जिसको ये कह रहे हैं नीतीश बाबू की सुशासन है, सुशासन तो है नहीं। अगर सुशासन होता तो पेंशन वाले क्यों रिरियाते, पेंशन को कम परसेंटेज क्यों मिलता? इसलिए ऐसा नहीं है। हम लोगों को जब वर्क कल्चर बिहार में हमको बदलना है, एक नौजवान के वर्क कल्चर की परीक्षा उसके कार्यकाल में होगी, जनता देखेगी कि हम इस वर्क कल्चर को बदलेंगे। लेकिन सर यहाँ सवाल ये भी उठ रहा है कि आप खास करके आपके जो विरोधी हैं वो उठा रहे हैं कि ये एक जुमला है और ये कभी नहीं पूरा हो सकता। मेरा कहने का मतलब है कि 10 लाख नौकरियों के बारे में वो जुमला करार दे रहे हैं। ये जुमलेबाजों का जो बयान है, उनकी जुमलेबाजी जनता ने देख ली है। वो अब अपने ही तरह देख रहे हैं कि हाँ दूसरे भी जुमलेबाजी कर रहे हैं। उनका जुमला प्रकट हो गया कि 15-15 लाख रुपया देंगे प्रत्येक परिवार को। ये तो खुद जुमला कहा, उन्होंने ही कहा। जनता ने 6 बरस में 5 पैसा नहीं हासिल किया। उन्होंने कहा कि हम 15 लाख के अलावे हम किसानी को फ़ायदे में पहुंचा देंगे। ये भी जुमला साबित हुआ। जितनी भी घोषणा प्रधानमंत्री ने की वो सब की सब जुमला ही साबित हुई। इसलिए जुमलेबाजों को दूसरे के घोषणा भी जुमला मालूम होते होंगे। ये उनके अपने दिमाग की उपज है। सर, जिस तरह से अभी टिकट बंटवारे के दौरान राबड़ी जी के आवास के बाहर आरजेडी कार्यकर्ताओं का हुजूम रहा,
लोग टिकट के लिए खड़े रहे और कुछ विरोध के स्वर भी उठे उसे लेकर, टिकट बंटवारे को लेकर। अब बहुत सारे प्रत्याशी जो हैं चुनाव मैदान में खुद को अलग करके भी चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं या लड़ रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, कार्यकर्ताओं की पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल। लालू प्रसाद जी जब बाहर थे तब भी कार्यकर्ताओं से इतना आत्मीय संबंध रहता था कि वो सबको एक बराबर से हैंडल करते थे। जितने लोग थे वो सब उम्मीदवार नहीं थे, उम्मीदवार के समर्थन यानी विरोध में आए हुए लोग थे, जो स्वाभाविक है। एक बड़े जनाधार की पार्टी में पार्टी और जन समर्थन का बहुत ही आत्मीय संबंध है। वो ज़रूर अपने अपने उम्मीदवार के पक्ष में आए होंगे, लेकिन जिस दिन उम्मीदवारी तय हो गई, अब आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे उम्मीदवारी तीनों फेज़ की तय हो करके उम्मीदवार भेजे जा रहे हैं क्षेत्रों में, धीरे धीरे वहाँ पर से भीड़ कम हो रहा है। स्वाभाविक है, चुनाव के पहले अपने अधिकार को रखने का सबको हक है, लेकिन जब हम उम्मीदवार तय कर देते हैं तो सब कार्यकर्ता एकजुट होकर उसको जिताने में लग जाते हैं। लालू प्रसाद यादव सर कई ऐसे मिसाल कायम किए, जैसे भगवतिया देवी जैसी महिला को जो पत्थर तोड़ती थी उनको लोकसभा भेज दिया। क्या आरजेडी में वो कल्चर अब ख़त्म हो गया है? नहीं, अभी तो कल्चर जारी है। भगवतिया देवी की बेटी को हम लोगों ने एमएलए बनाया हुआ है, फिर उसको एमएलए बनाएंगे, हम लोगों ने उसको टिकट दिया है। तो इस तरह की मिसाल तो आरजेडी का ही नमूना हो सकता है, इस तरह की मिसाल और कहीं नहीं मिलेगी आपको। भगवतिया देवी अब है नहीं, बेचारी स्वर्गीय हो गई। स्वाभाविक है, उसकी बेटी भगवतिया देवी के समान हम लोगों की नज़र में है, इसलिए हम उसकी बेटी को बनाते हैं एमएलए। आज भी उसको उम्मीदवार बनाया है। और इस तरह का हमने बहुत जगह संतोष सरदार और कई क्षेत्रों में हमने बिल्कुल नए नए लड़कों को और समाज के बहुत ही नीचे इस पायदान पर खड़े लड़कों को हमने टिकट दिया है। आप मैदान में जब फिर इलेक्शन में घूमेंगे तो आपको पता चलेगा। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल आज भी अपने जो शोषित पीड़ित जनता है उसके लिए ही लड़ने वाली पार्टी है, इसलिए उसको छोड़ कैसे सकते हैं हम लोग। जी जी सर, आपकी पार्टी का सीपीआई-एमएल के साथ गठबंधन हुआ है। सीपीआई-एमएल में कन्हैया कुमार हैं और उनको लेकर के कहा जा रहा है कि उन्हें स्टार प्रचारक इसलिए नहीं बनाया जा रहा है क्योंकि आरजेडी उन्हें ज़्यादा स्पेस नहीं देना चाहती, कहीं ना कहीं आरजेडी को उनसे डर लगता है। ये गलतफहमी है और ये अपना प्रचार स्वयं करने वाली जो प्रवृत्ति है लोगों की वही है। सवाल यह है कि वो सीपीआई-एमएल के नेता नहीं हैं। आपको मालूम है कि कन्हैया कुमार सीपीआई के नेता हैं, एमएल के नहीं हैं। तो कोई भी पार्टी अपनी पार्टी का स्टार प्रचारक बनाती है, महागठबंधन का कोई स्टार प्रचारक नहीं है। कांग्रेस अपने स्टार प्रचारक का लिस्ट जारी करेगी, राष्ट्रीय जनता दल अपने स्टार। अगर कम्युनिस्ट पार्टी अपना स्टार प्रचारक उनको बनाती है तो इसमें कहाँ किसी को विरोध है। महागठबंधन का कोई प्रचारक नहीं है। क्लियर? महागठबंधन किसी को प्रचारक नहीं बनाती है, न प्रचार उसका स्टार प्रचार होता है। सारे स्टार प्रचारक अपनी अपनी पार्टियों के होंगे और संयुक्त रूप से या इंडिविजुअल रूप से जो करेंगे काम वो महागठबंधन के लिए करेंगे। इसलिए ये सब धारणा खुद फैलाया जाता है और इस सब धारणा से कुछ लाभ नहीं है। केवल मीडिया में बने रहने की उनकी जो इच्छा है, बस उसी की पूर्ति होती है। टिकट की बात हो रही थी सर, तो टिकट के लिए जैसे कहा जाता है कि आरजेडी जो है एम बाई की पार्टी है, लेकिन इसको लेकर भी मतलब सवाल उठे कि जो है बाई को ज़्यादा ध्यान में रखा गया, एम को कम ध्यान में रखा गया। दूसरी तरफ चुनाव मैदान में एआईएमएम भी जो है ताल ठोक रही है, तो इसका कितना नुकसान होगा आपको? ये दोनों सवाल पे आप विस्तार से बताएं। तो ये कि हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कह दिया है कि ये जो गलत धारणा विपक्षियों ने स्थापित की है हमारे बारे में कि ये एम वाई की पार्टी है, ये धारणा गलत है, जिसको दर्जनों बार हमने डिनाई किया है, लेकिन थोपने के प्रयास में विरोधी दलों ने इसको हमेशा थोपा है। हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अभी ये A to Z की पार्टी है। पार्टी किसी खास
समुदाय और किसी जाति विशेष के बीच घिर के नहीं रह सकती है। पार्टी कोई भी होती है, सोशल कमिटमेंट भी उसका होता है, पॉलिटिकल कमिटमेंट भी उसका होता है, हर तरह के कमिटमेंट के साथ वो पार्टी होती है। तो ये दो जात को मिला करके, ये तो आरोप था प्रतिपक्ष का जो हम लोग के ऊपर थोपा गया, लेकिन अब इस बार हम लोगों ने ऐलान में कहा है कि ये A to Z की पार्टी है, अब लोगों को ये शिकायत नहीं रहनी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, राष्ट्रीय जनता दल हमेशा अल्पसंख्यकों की नुमाइंदगी भी करती रही है। अल्पसंख्यक राष्ट्रीय जनता दल का एक मुख्य धरोहर भी है, और आज 30 साल से, जब से कांग्रेस से माइनॉरिटी का पूरा मतलब बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय जनता दल में आके मिल गया है, तब से 30 साल से राष्ट्रीय जनता दल को यहाँ के बिहार के अल्पसंख्यक अपने सर माथे पे उठा कर रखे हुए हैं। राष्ट्रीय जनता दल भी अल्पसंख्यक को अपने इसका हिस्सा समझती है, इसलिए हमेशा प्रतिनिधित्व भी ठीक ठाक से देती रही है। इस बार भी हम लोग समझते हैं कि महागठबंधन 40 से ऊपर सीट पर ही अल्पसंख्यक को प्रतिनिधित्व देगी, और ये सब आरोप निराधार है। हमारी पार्टी अल्पसंख्यकों पर खास ध्यान भी देती है, और हर तरह से बिहार को उस काल में जबकि पूरे देश में दंगा फसाद का अंधेरा छाया हुआ था, लालू प्रसाद वाज द ओनली लीडर जिसने बहुत मजबूत मतलब हो कर के इस राज्य को संभाला और उस दंगा फसाद के माहौल से निकाला। जहाँ तक MIM का सवाल है, राजनीति में तो सारी पार्टियाँ आती हैं, स्वाभाविक है MIM भी हैदराबाद से चल कर के यहाँ आई है। अब यहाँ की जनता हैदराबाद के आह्वान को नहीं मांगती है, इसलिए कि यहाँ की जनता, यहाँ के अल्पसंख्यक इस बात को देख रहे हैं कि इससे किसको फ़ायदा पहुँचने वाला है। उनके किसी भी अभियान का, किसी भी प्रयास का सीधा सीधा फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुँचेगा। इसलिए बिहार की जनता कम से कम राजनीतिक रूप से इतनी परिपक्व ज़रूर है कि वो भारतीय जनता पार्टी के हित में MIM की मदद नहीं करेगी, क्योंकि MIM को भारतीय जनता पार्टी का B टीम जैसा कहते हैं लोग, वही काम MIM करती है, उससे सावधान है यहाँ के लोग। आखिरी सवाल सर, चुनावी माहौल चरम पे है, तमाम तरह के दावे प्रतिदावे किए जा रहे हैं, आप बिहार की जनता से क्या कहना चाहेंगे? अभी तो चरम पे नहीं है, अभी तो जो प्रारंभिक काम है चुनाव का, उम्मीदवारों का तय करना, उम्मीदवारों का नामांकन कराना, उसके बाद जनता के बीच जाना, वो काम अभी उम्मीदवार के निर्धारण पर ही है, उसके बाद चरम पर जाएगा। बिहार की जनता इस बात को अच्छी तरह समझ रही है कि 15 साल का शासन जनता को बहुत महंगा पड़ रहा है, बिहार की जनता को। और ये जो शासन अभी बिहार में है, वो शासन जो 15 का जनादेश था, उस जनादेश के खिलाफ का ये शासन है। जनादेश में नीतीश कुमार महागठबंधन के अंग थे, और बीच में रास्ते में ही 18 महीना में ही वो भारतीय जनता पार्टी से जाके मिल गए, जनादेश का उल्लंघन वहीं पर हुआ। तो जो जनादेश का उल्लंघन कर सकता है, जो जनादेश को लात मार सकता है, वो बिहार की जनता को भी लात मारता है। और बिहार की जनता हर सेक्टर में मायूस है, उदास है, और इस सरकार से मुक्ति चाहती है। राष्ट्रीय जनता दल उनकी आकांक्षाओं पर खरा उतरेगी, ये हम बिहार की जनता से अपील करना चाहते हैं कि वो बड़े पैमाने पर सत्ता बदलाव के इस वातावरण को और आगे बढ़ाएं और बिहार की सत्ता को उलट दें। रेड नेटवर्क से बात करने के लिए शुक्रिया सर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे RJD के वरिष्ठ नेता तनवीर हसन जी, जिनका साफ कहना था कि जिस तरह 15 सालों में नीतीश कुमार ने बिहार की जनता से छलावा किया है, ऐसे में इस बार बिहार की जनता जो है वो तेजस्वी यादव की ओर देख रही है, और एक नए नेतृत्व की चाह है उनमें। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो हैदराबाद की पार्टी है ओवैसी जी की, उनका
यहाँ कोई ठौर नहीं है। योगेश चक्रवर्ती, रैड नेटवर्क, पटना।